मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बेटा आपको पता है हमारा क्षितिज गद्य खंड जो है कंप्लीट यानी कि सिलेबस हो गया है उसका, और उसमें से आपके 4 लेसन जो है सिलेबस से हट गए हैं और यानी कि हमारे 4 लेसन बचे थे, ठीक है, वो कंप्लीट हो गए हैं। सभी बच्चे उनको जो है ध्यान से अच्छी तरह उनकी तैयारी करेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक क्षितिज जी बुक में जो है काव्य खंड यानी कि कविताएं, उसमें जो है आपका फर्स्ट लेसन यानी कि कबीर दास जी का सिलेबस से हट गया है, यानी कि इस साल कोरोना की वजह से, यानी कि हमेशा के लिए इसी साल हटाया। और जो है अब हमारा लेसन 2 कंप्लीट यानी कि आपके एग्जाम से पहले हो चुका था, और इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा लेसन 3। लेसन 3 जो है रसखान कवि है, वो नहीं रसखान कवि जी हैं, और जो है मैं इनके जीवन परिचय का जो है आज आपको परिचय दूंगी, तो जो है सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें जो है मैं आपको रसखान के बारे में बता रही थी, इसके जीवन परिचय। सबसे पहले आता है कि ये कौन से परिवार से है और इनका जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो रसखान जो कवि हैं हमारे, वो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण जी को जो है मानते थे। तो उन्होंने जो है रसखान कवि ने कृष्ण जी के लीलाओं के बारे में, उनके बारे में जो है अपने काव्य में लिखा है। तो फिर आता है इसका जन्म कहाँ हुआ था, किसका, रसखान का। रसखान का जन्म जो है 1548 ईस्वी में पठान जो है राजवंश में, पठान राजवंश में दिल्ली में हुआ था। पठान जैसे बिरादरी होती है पठानों में, राजाओं के उसमें राजवंश में, यानी कि इनके जो बुजुर्ग थे वो राजा के पद पर कार्य, राजवंश नहीं राजाओं का वंश, क्लियर। तो रसखान जी का जो है जन्म 1548 ईस्वी में पठान राजगिरी में हुआ था, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कृष्ण भक्ति के कारण जो है ये काफ़ी प्रख्यात हुए थे, यानी कि प्रसिद्ध हुए थे। कौन, रसखान जी काव्य भक्ति के कारण जो है एक समृद्ध पठान परिवार में होने के कारण इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जो है जोर दिया था। और इनका जो मूल नाम, कई बार जो एक विशेष नाम होता है, मूल नाम समझ रहे हो ना, जैसे घर में पुकारते हैं मूल नाम, तो वो जो नाम था इनका क्या था, सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब रसखान नाम इनका क्यों पड़ा, सबसे पहले ही आता है क्वेश्चन। तो रसखान नाम जो है इनका इसलिए पड़ा था क्योंकि ये कृष्ण भक्ति की धारा में डूबे हुए थे, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे, और उन्हीं की भक्ति के कारण जो है इन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। तो इस कारण जो है लोग इन्हें रसखान यानी कि श्री कृष्ण जी के रस में, ठीक है, उन्हीं के भजन गाते थे, उन्हीं की कविताएं लिखते थे। तो इसलिए जो है उस समय के लोग इनको रसखान के नाम से जानने लगे थे। किसको, किसको, रसखान को। और इनका मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। भक्ति के कारण भगत भजन इन्हें रसखान कहने लगे थे। सारे भक्त जो है इतनी भक्ति करते थे श्री कृष्ण जी की, इतनी भक्ति में लीन हो गए थे, इस वजह से जो है इनको रसखान कहने लगे थे। उनकी भक्ति भावना के कारण जो है गोस्वामी विठल दास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। किसने बनाया था, गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य, शिष्य पता है किसको कहते हैं, जैसे आप सभी हैं शिष्य, हमारे शिष्य। तो इस तरीके से जो है गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया था, और जो है अपने शिष्य बनाने के बाद तब ये ब्रजभूमि में जा बसे। कौन, रसखान जी, जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे। रसखान जी जो है ब्रजभूमि में जा बसे, वहीं पर जो है ये रहने लगे, वहीं पर जो है इन्होंने अपना एक मठ बना लिया था। तो सुबह शाम जो है एक एक तारा बजाते थे ये ऐसे,
तो कृष्ण भक्ति के जो है भजन गाया करते थे और ब्रजभूमि से जो है इन्हें अत्यधिक प्रेम हो गया था। ये प्रेमी स्वभाव के थे, जिससे प्रेम करने लगते थे तो उनको जो है दिल से ही प्रेम करते थे। प्रेमी स्वभाव के, किसी को भी करते थे तो अच्छे मन से करते थे, दिल से करते थे। वैष्णवों की जो है सत्संग, वैष्णव धर्म है एक वैष्णव धर्म, तो उसमें जो है ये सत्संग उपदेशों के कारण उसमें उपदेश देते थे, उसमें सत्संग में जाते थे, वहाँ भजन कीर्तन गाया करते थे। किसमें? वैष्णव धर्म में। तो उपदेशों के कारण जो है इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया था। लौकिक जो थोड़ा सा उजागर हो, अलौकिक पूरे प्रांत में अलौकिक, समझ गए? यानी कि इनका जो प्रेम था श्री कृष्ण जी के प्रति अलौकिक हो गया था। वो ये श्री कृष्ण और उनकी जो है लीला भूमि ब्रज भूमि की जो है प्राकृतिक सुंदरता का भी जो है मुग्ध थे। किस पर? श्री कृष्ण जी की लीलाओं पर, और जो ब्रज भूमि की जो सुंदरता थी, वहाँ की प्रकृति थी, उस पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। मंत्रमुग्ध उसको ही निहारते थे, प्रकृति को निहारते थे और श्री कृष्ण जी का स्मरण करते थे। तो इसलिए ही लोग इनको भक्ति भावना से देखते थे और ये भक्ति में लीन रहते थे। नेक्स्ट इसमें जो है रसखान की कविता में जो है भक्ति की प्रधानता है। अब जैसे आती है इसके बाद तुम्हारी रचनाएं, कि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, इनकी जो है उपलब्ध कृतियां हैं। कृति जो लिखते हैं ना, कृतियां हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में किसके? श्री कृष्ण जी और राधा के प्रेम के बारे में वर्णन किया होगा, है ना। प्रेम वाटिका इनकी जो है ये कृतियां हैं उपलब्ध, ये जो है हमारे सामने आज भी हैं ये उपलब्ध, ठीक है। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का जो है संग्रह मिलता है, यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी है या रचना की है तो वो रसखान रचनावली के नाम से उसमें काफ़ी कविताओं का या कहानियों का जो है संग्रह, यानी कि इकट्ठा संग्रह करना, इकट्ठा करना। किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? भूल जाते हो। रसखान जो है रचनावली में, रसखान रचनावली में इनकी जो है संग्रह मिलता है कविताओं का, यानी कि बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं उसके अंदर, यानी कि एक ही नाम से, जैसे द्रोण विद्यापीठ, लेकिन बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं यहाँ पर, बहुत अध्यापक अध्यापिकाएं कार्य करते हैं, लेकिन नाम तो द्रोण विद्यापीठ है ना ये। ठीक उसी प्रकार जो है रसखान रचनावली के अंतर्गत इनकी कृतियाँ, कविताएं, अन्य जो इनका साहित्य इन्होंने लिखा है सभी उसके अंदर संग्रहित थी। क्लियर? प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की जो है अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी। इसमें ये भी कहा गया है कि रसखान जी ने जो है श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं किया है, श्री कृष्ण जी की जो भूमि थी ब्रज भूमि, उसके प्रति, उसके एक एक चीज ताल जो है वन, और जहाँ पर ये अपना नृत्य करते थे, बाग बगीचे, उन सभी के बारे में रसखान जी ने अपने साहित्य में वर्णन किया है। यानी कि ये नहीं कि श्री कृष्ण जी को मानते थे, उन्हीं के प्रेम के बारे में लिखा है, लेकिन ब्रज भूमि यानी कि वहाँ की प्रकृति के बारे में भी इन्होंने विशेष रूप से लिखा है। इसमें जो है आगे रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई थी बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग था, अनन्य प्रेम था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनन्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना ब्रज भूमि के प्रति जो है इनका अगाध प्रेम था। इनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, ये है आपकी साहित्यिक विशेषता। सबसे पहले आपका आता है जैसे जीवन परिचय। पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई
जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग होगा इसमें जीवन परिचय। इसमें जो है इनका जन्म कब कहाँ हुआ है। सेकंड आता है तुम्हारा पॉइंट शिक्षा दीक्षा, क्योंकि रसखान की शिक्षा दीक्षा के बारे में इतना कुछ लिखा नहीं है, इनकी शिक्षा के बारे में इसमें वर्णन नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट आता है आपका इसमें लेकिन गुरु है, गोस्वामी विठल नाथ ने जो है इनको शिष्य बना था, बस यही इसमें वर्णन किया गया। तीसरा आता है इसमें हेडिंग रचनाएं। रचनाएं के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कविता का संग्रह है, प्रेम वाटिका, रसखान, सुजानजोई है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी इन्होंने कहानियां कविताएं लिखी है, इसका इन्होंने संग्रह तो इसमें यानी कि फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रही थी। पहले बताया मैंने रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे इन्होंने कविताएं लिखी, कौन कौन सी कविताएं लिखी उनके नाम दे सकते हो आप, या फिर इन्होंने कुछ और जैसे कृतियां, इनका नाम बताया गया, कृतियां भी इन्होंने काफी लिखी है, 2-3 कृतियां इनकी विख्यात भी हुई है, प्रसिद्ध हुई है, तो कृतियां के नाम भी इसमें दे सकते हो। रचना के अंतर्गत आते हैं इनके नाम। क्लियर। फिर आता है 4 पॉइंट साहित्यिक विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यिक विशेषताएं, या इसको क्या कहते हैं हम, काव्यगत विशेषताएं। इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, काव्यगत विशेषता। ठीक है। तो कविताओं में क्या आता है अधिकतर कि रसखान की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर आपका वो मैडम ने तो साहित्य की लिखवाई थी, लेकिन साहित्य के जो है हमारे 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक गद्य और एक काव्य। क्लियर। तो हम साहित्यिक भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ साहित्यिक ना देके एग्जामिनर काव्यगत विशेषताएं दे देते तो वही आएगा। ठीक है। अब इसमें साहित्यिक विशेषताएं में क्या आता है, मान लिया इन्होंने रसखान जी ने कृतियां लिखी हैं, अपनी कृतियों में किसके बारे में वर्णन किया, प्रकृति के बारे में किया है, श्री कृष्ण जी की लीला की है, या उनके गोपियों का विरह वर्णन किया है, किस बारे में वर्णन किया है, ये हम इसमें खोल के लिख देते हैं कि रसखान जी ने जो है अपने साहित्य में किसके बारे में वर्णन किया है। तो ये सब कृतियों के अंतर्गत है। जैसे इसमें जो है इनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, ब्रज की जो महिमा है वहाँ का, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का जो है मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की जो है तमन्यता, भाव, विहलता, प्रेम में जो है भाव क्या है, अच्छे भाव है, विचलित भाव है, विरह के भाव है, इस तरीके से किस तरीके के भाव हैं तो वो भी इसमें उजागर होता है, यानी कि विहलता। आसक्ति के जो है उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, जितने ये रसखान जो है कवि प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता शब्द चयन में भी इनकी जो है विख्यात है। एक तरीके से जिस तरीके से ये अपने साहित्य में प्रसिद्ध है रसखान जी, ठीक उसी प्रकार जो है ये अपनी भाषा की मार्मिकता ये बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने भाषा का चयन किया है, शब्द चयन किया है। व्यंजक शैली के लिए जो है इनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत प्रकार से जो है वर्णन किया गया है, अत्यंत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर मनोहारी प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। रसखान जो है ब्रज में रहते हैं। देखो एक बात हो रहा है, जो भी कवि होगा जिसका भी वर्णन करेगा, मान लिया तुलसीदास जी है, 10th क्लास में आप पढ़ोगे तुलसीदास के बारे में, तो तुलसीदास जी ने लेसन 2 में जो है लक्ष्मण
परशुराम का जो संवाद है उसमें इनका वर्णन है। तो तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया? राम और लक्ष्मण और परशुराम का, यानी कि कहाँ का, किस भूमि का जो है उन्होंने वर्णन किया है? अयोध्या, अवधि। तो उसमें भाषा का क्या, कौन सी भाषा अपनाएंगे वे? अवधी भाषा। क्लियर? अब रसखान है, सूरदास जी है हमारे कवि मुख्य। तो ये जो थे किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के भक्त थे। और ये श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने अपने काव्य साहित्य में लिखा भी है, कविताएं आदि। तो इन्होंने किसका वर्णन किया है? यानी कि ब्रज भाषा। आंख बंद करके ये चीज तो रसखान सूर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। तुलसी जो है वो किसका? अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक है हमारे प्रमुख कवि जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने पंचमेल खिचड़ी यानी कि सभी भाषाओं का मार्मिक वर्णन किया है अपने साहित्य में। अब क्यों किया है इन्होंने? वो सारी भाषाओं पर जो है उनका अधिकार था, वो सारी भाषाओं को जानते थे। कबीर ने क्या है, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, तत्सम तद्भव, संस्कृत, फारसी, अरबी, तो सारी भाषाओं का जो है प्रयोग कबीरदास जी ने किया है अपने काव्य में। तो उन्होंने अपनी भाषा को क्या नाम दिया था? पंचमेल खिचड़ी। अब जब खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें 5 तत्व हम डालते हैं, तो पंचमेल से जो खिचड़ी तैयार होती है उसको पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब उनकी भाषा तैयार होती है, भाषा का रूप लेती है, तो उसमें 5 से भी अधिक भाषाओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो इसलिए वो पंचमेल खिचड़ी का उन्होंने नाम रखा। उन्होंने एक नाम और दिया अपनी भाषा को, सधुकड़ी। तो ठीक इसी प्रकार जो है ये रसखान जो कवि हैं हमारे, इन्होंने जो है शब्द चयन, व्यंजक शैली, व्यंजन नहीं, व्यंजक शैली का भी इन्होंने मार्मिक वर्णन किया है अपने साहित्य में। शैली होती है वर्णनात्मक। अगर वर्णन कहीं पे, वर्णन गद्य खंड में आती है शैलियाँ ज़्यादातर। वर्णनात्मक यानी कि साहित्य में किसी भी टॉपिक पे उन्होंने वर्णन किया है, तो वर्णनात्मक शैली क्या कहलाएगी? वर्णनात्मक शैली। अगर किसी कथा का वर्णन किया है तो कौन सी शैली आ जाएगी? कथात्मक शैली। अगर कहीं पर तीखा किसी की आलोचना कर रहे, किसी पे व्यंग कर रहे, जैसे प्रेमचंद जी के फटे जूते गद्य खंड में, तो व्यंगात्मक शैली, क्योंकि यहाँ व्यंग किया गया है ना, क्लियर शैली होगा। तो इस तरीके से जो हम शैली छांटते हैं, जरूरी नहीं हम हर चीज के, किसी चीज के रट्टे लगाएं। उससे हमें जब हम चैप्टर पढ़ते हैं हमें खुद पता चल जाता है कि यहाँ क्या है। ऐसे ही अलंकार होते हैं तुम्हारे। अगर अलंकार की डेफिनेशन तुम्हारे मजबूत है तो अलंकार हम छांट सकते हैं आराम से। वो मैंने करवा भी रखी है तुम्हें 8वीं में, अलंकार थे। साथ साथ मैं बताऊंगी जब लेसन पढ़ाऊंगी कौन सा अलंकार, उसकी जो है साथ साथ मैं परिभाषा भी दूंगी। वैसे तो मैं करा रखी एक तरीके से, मैं शब्दालंकार तो हो ही गए तुम्हारे, समझ आ रही है। ये मैंने आपको शैलियों के बारे में बताया। तो जो है रसखान जी ने कौन सी व्यंजक शैली का जो है, व्यंजक शैली का जो है प्रयोग किया है। और वहाँ पर जो है ब्रज भाषा का, ये तो बताया ही था, रसखान श्री कृष्ण जी का वर्णन करते हैं तो कौन सी भाषा आएगी? ब्रज भाषा का वर्णन। अत्यंत सरल और जो है मनोरम प्रयोग मिलता है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर यानी कि कोई आडंबर की रचना, इन्होंने शब्दों की आडंबर की रचना नहीं की है कि अपने आप बना के जो है शब्दों का चयन करके उसमें लगा दिया। पूरी ब्रज भाषा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अब जो है आती है इनकी भाषा के बारे में एक क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे ये आ गया 4th पॉइंट तुम्हारा, 5th आ गया भाषा शैली। भाषा शैली में क्या आता है बता दिया मैंने अभी। भाषा शैली के अंतर्गत
इन्होंने अपने जो ये साहित्य लिखा है या जितना भी इन्होंने साहित्य, कविताएं, कहानियां जो भी लिखी है उसमें किस किस भाषा का वर्णन किया गया है। मेन यानी कि रसखान का जो लेसन है इसमें किस भाषा का वर्णन किया गया है। मेन तो ये होता है कि इस लेसन में किस भाषा का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है रसखान ने ब्रज भाषा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और जो है शैली कौन सी है? व्यंजक शैली। वेरी नाइस, याद रखो करो। शैली कौन सी है? यानी कि व्यंजक शैली का इन्होंने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है और तत्सम तद्भव शब्दावली का भी वर्णन किया है। तो ये आगे इसमें एक आ सकता है भाषागत विशेषताएं लिखिए। भाषा वैशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए। अगर ये आ जाए रसखान की भाषा वैशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए तो क्लियर भाषा शैली, उसमें जो भाषा इनकी है वो आ जाए। वैशिष्टीकरण उसका विशेष रूप से जो है इसमें देना है। 6th पॉइंट आता है हमारा इसमें मृत्यु। रसखान जी जो है 1548 में इनका जन्म हुआ था, 1548 में, और 1628 में जो है यह अपने साहित्य को सौंपकर चीर निद्रा में लीन हो गए। लास्ट में हमारा ये पॉइंट है। एक इसमें सीधा ही होता है में कि 1628 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो इसको हम अच्छे ढंग से बनाने के लिए क्या लिखेंगे? रसखान जी जो है 1528 ईस्वी में अपने साहित्य को किसको सौंप दिया? हम सबको सौंप दिया ना। हम सबको सौंपकर हम नहीं लिखेंगे, अपने साहित्य को सौंपकर चीर निद्रा में लीन हो गए। अब चीर एक शब्द आया यहाँ पर, चीर। एक चीर होता है ये और एक चीर होता है हमारा ये। तो कौन सा आएगा बताइएगा? ये वाला, क्योंकि चीर ये होता है वस्त्र। अब वस्त्र सौंप के थोड़ी ना वो सो गए, नहीं ना। तो क्या यानी कि लंबे समय तक न उठने वाला चीर जो कभी उठ ही नहीं सकता है, चीर निद्रा में लीन हो गए। तो एक लाइन हम लास्ट में इसमें आराम से लिखते हैं। कोई भी कवि, लेखक, कोई भी हो, कि जैसे प्रेमचंद है तुम्हारे उसमें, प्रेमचंद जी जो है अपने साहित्य को सौंपकर सन इतने इसमें सो गए। ठीक उसी तरीके से रसखान 1548 में इनका जन्म के बारे में लिखेंगे। कहाँ हुआ था? पठान परिवार में, राजवंशों में हुआ था। मेन पॉइंट जब हम जीवन परिचय या कोई भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो उसके मेन पॉइंट ऐसे उसको मतलब पक्का कर लेते हैं एक तरीके से, तो उसका यानी कि जीवन परिचय हम सारा कर सकते हैं। जन्म याद हो गया? 1548 में पठान परिवार में, राजवंशों में हुआ था। क्लियर? फिर क्या था इनका? ये तो आगे शिक्षा दीक्षा के बारे में इनका वर्णन इतना नहीं किया गया। बस जो है इनको गोस्वामी विठल दास ने जो है इनको अपना शिष्य बना लिया था। बस ये इसमें वर्णन है। शिक्षा दीक्षा में ये कर सकते हो, तो शिष्य बनना, एक शिक्षा देना लेना जो। फिर इसमें रचनाएं कौन सी इसने रसखान रस जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, संग्रह इकट्ठा किया है, तो उसमें ये दर्शा दे। साहित्य में कि कविताओं में किस तरीके का वर्णन किया है? कृष्ण भक्ति का, कृष्ण लीलाओं का, ब्रज भूमि का, क्योंकि वो ब्रज भूमि से जो है अत्यधिक उनको प्रेम था। कृष्ण जी से तो करते ही थे, लेकिन ब्रज भूमि से भी उन्हें अत्यधिक प्रेम था। जो ये लेसन है इनका सवैये जो है, इन्होंने जहाँ पर श्री कृष्ण जी रहते थे उस ब्रज भूमि के ताल बाग जो भी वन तड़ाग जो भी था उनका मार्मिक वर्णन किया है रसखान जी ने सवैये में। ठीक है, तो ये जो है मैंने आज बताया आपको लेसन 3 में रसखान जीवन परिचय की डिटेल्स पूरी। ठीक है।
हैं